तो हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिजिक्स चैप्टर 3 यानी कि करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो आपका वैद्युत धारा चैप्टर है, इस चैप्टर का पूरा जो चैप्टर है, इस चैप्टर के सभी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। यानी कि कुल लगभग 11 क्वेश्चन हम कराएंगे और ये जो 11 क्वेश्चन या न्यूमेरिकल्स है वो अलग अलग पैटर्न पे है। कोई भी न्यूमेरिकल जो है आपको रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। पहले हम पहला, दूसरा या दो तीन जो न्यूमेरिकल है बहुत ही सिंपल या लो लेवल के करेंगे और एट द एंड यानी कि लास्ट तक जाते जाते हम न्यूमेरिकल्स का लेवल बढ़ा देंगे। तो आप ये सभी न्यूमेरिकल्स जो हम 11 आपको करा के जाएंगे, आपको फिर से एक बार सभी क्वेश्चन एक पेज में नोट करके अलग से दूसरी कॉपी में हल करना है और उसके बाद फिर कुछ आपको क्वेश्चंस अलग से गाइड वगैरह से या सीरीज से ऐसे ढूंढ के क्वेश्चंस करने हैं, या आप गूगल से भी क्वेश्चंस डाउनलोड करके कर सकते हो। इसके पहले चैप्टर 1 और 2 का हमने पूरा चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो में न्यूमेरिकल करा दिया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल, ये प्लेलिस्ट का नाम है। आप जाके वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं। दोनों वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं है, अब चूंकि वन शॉट है, एक ही वीडियो में पूरे चैप्टर का हमें न्यूमेरिकल कराना था, तो 1-1.5 घंटे की वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर 3 जो है उसका पहला क्वेश्चन क्या है? न्यूमेरिकल का पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही सिंपल। हमने बताया कि पहले हम सिंपल से फिर हार्ड पे चलेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। पहले तो न्यूमेरिकल आपको अप्रोच करना आना चाहिए, यानी न्यूमेरिकल कैसे हल किए जाते हैं बोर्ड लेवल में, तो वैसा आपको हल करना आना चाहिए। उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप न्यूमेरिकल्स आराम से लगा पाएंगे। ठीक है। और आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि और भी जो वीडियोस हैं आपको मिलती रहे। वीडियो को ज्यादा शेयर कर देंगे। अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि एक तार में 8 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी कि इस क्वेश्चन में पहले दिया क्या है आपको? सिर्फ एक ही चीज दी गई है कि एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। कितने एम्पीयर की? 8 एम्पीयर की। तो धारा आई से डिनोट किया जाता है। जो क्वेश्चंस में दिए होते हैं पहले आप उसे लिखेंगे, फिर आप देखेंगे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ये तरीका होता है न्यूमेरिकल्स लगाने का। तो सबसे पहले दिया क्या है कि एक तार में 8 एम्पीयर की धारा बह रही है और धारा को आई से डिनोट करते हैं। तो 8 एम्पीयर की क्या हो गई आपकी धारा इसमें बह रही है। फिर कहा है कि 1 मिनट या प्रवाहित हो रही है प्रति मिनट तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको ज्ञात करने हैं, यानी कि आपको एन निकालना है। तो हमें क्या कहा है? 1 मिनट में। अब समय भी दे दिया, t इक्वल टू कितना? 1 मिनट। अब 1 मिनट यानी 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है? तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं। 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि टी का जो वैल्यू हमको रखना पड़ेगा हर जगह, वो 60 रखनी पड़ेगी। और हमसे पूछ क्या रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो आपको पहले ही एक वैल्यू पता होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन की, जो कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है कितना? इलेक्ट्रॉन का एक मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है? पूछ रहा है क्या? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको एक नॉर्मल जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए? वो होता है Q इक्वल टू N इंटू ई। N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें यही N निकालना है। ये फॉर्मूला आपको लगाना है। Q जो कि आवेश होता है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E आपका इलेक्ट्रॉन की वैल्यू ही होती है। ये E इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी जब आपको रखना होगा तब। तो यहाँ से अगर हम N निकालेंगे तो N इज इक्वल टू, क्योंकि हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन E। यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो N इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम जानते हैं कि Q को यानी आवेश को, आवेश क्या होता है? धारा और समय। धारा और समय यानी करंट और टाइम का गुणा ही जब हम करते हैं तो उससे आपको आवेश या चार्ज मिलता है। यानी Q की जगह हम I इंटू टी लिख सकते हैं, क्योंकि हमको Q का मान नहीं पता है, I का मान और T का मान पता है। तो N बराबर Q की जगह लिखेंगे क्या? I इंटू टी। ठीक है। Q की जगह हम लिखेंगे I इंटू टी और
नीचे आपका इलेक्ट्रॉन ई वैसे ही रहेगा। यानी अब ये आपका मेन फॉर्मूला बना है जिसमें आपको वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे मैं छोड़ दूं, आप सॉल्व कर लें, लेकिन मैं इसे सॉल्व करके बता देती हूँ कैलकुलेशन। आप चाहे खुद सॉल्व करें या फिर हम कहें तो छोड़ दें। जैसे n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगा। I का वैल्यू क्या है 8 एम्पियर गुणे T आपका क्या है 60 सेकेंड लेना है हमें, तो 60 बटे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो जब ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जब ये -19 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, पहले तो 60 और 8 का गुणा करेंगे तो n इक्वल टू आ जाएगा कितना 480। 60 का गुणा 8 में करेंगे तो 480 आएगा, और ये 10 घाते -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10 घाते +19। ठीक है, इतना क्लियर है। केवल हमने 60 का और 8 का गुणा किया है, 60 गुणे 8 480 और 10 घाते 19 माइनस का है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ पे आपके 1.6 वैसे ही अभी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो दशमलव है 1.6 का हटाएंगे तो ऊपर एक और जीरो बढ़ जाएगा, और यहाँ पे 480 है यानी पीछे एक और जीरो है, यानी कि यहाँ पे 10 की घात 1 अभी है। तो ये जो 10 घाते 19 है, यहाँ पे एक दशमलव हटाएंगे जब तो ऊपर एक जीरो बढ़ेगा, यानी कि एक जीरो पहले से है 480 में, एक जीरो यहाँ से जब घाट हटेगा तब होगा, यानी 10 घाते 2 का हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, n का मान जो आएगा वो आएगा n इक्वल टू इधर आ जाएगा 48, नीचे आएगा 16। अब ये 10 घाते 19 की जगह क्या हो जाएगा, 19 पहले से था, एक जीरो होने के कारण इधर हो जाएगा 10 घाते 1 प्लस का, और यहाँ पे भी 10 घाते 1, तो ये प्लस का है तो ऊपर जाएगा माइनस का, इसमें आके जुड़ जाएगा तो 10 घाते 2 प्लस का हो जाएगा, गुणे में आपका 10 घाते 19 पहले से है, तो 10 घाते 2 और 10 घाते 19 जब जोड़ेंगे तो आपका जो मेन आंसर आएगा वो क्या आएगा, इधर हम बता देते हैं। जो मेन आंसर आने वाला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या आएगा, 16 से 48 कट जाएगा, यानी वैल्यू आ गई 3। तो 3 गुणे 10 घाते 2 और 10 घाते 19 जुड़ेगा तो 10 घाते 21, ये आपका आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए आपके, n इक्वल टू 3 गुणे 10 घाते 21, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो कुछ नहीं करना था, बहुत ही सिंपल था, ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा जिससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n निकालेंगे। n निकालेंगे तो क्यू की वैल्यू तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में दिया नहीं था, तो क्यू मतलब आवेश, मतलब क्या होता है धारा और समय का गुणा, आवेश होता है, धारा और समय दिया था, उसकी वैल्यू रख के हमने कैलकुलेट कर ली। देखो अगर आपको न्यूमेरिकल्स कठिन लगते हैं तो न्यूमेरिकल कठिन नहीं होते हैं, या फिजिक्स जो है वो कठिन नहीं है, उसमें जो मैथ्स का पोर्शन आता है, जो उसमें मैथ आता है वो आपको कठिन लगता है। अब ये कैलकुलेशन आपको पूरा इतना डिटेल में तो कोई नहीं बताएगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी होती है। अब अगर हम चाहते तो यही फॉर्मूला लगा के छोड़ देते और कहते मान रख कर अपना निकाल लो, लेकिन नहीं, हमने सोचा कि आपको सॉल्व करके भी बता दिया जाए। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर ले, फिर क्वेश्चन नंबर 2 आपका देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा लेवल अप है। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ऐसा सेम क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में सीरीज में देखने को मिल जाएगा, और पक्का है, श्योर है कि ये आपको सीरीज में जरूर मिलेगा, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये सच में ही इम्पोर्टेंट है, जितनी बार इम्पोर्टेंट लिखो उतना कम है। क्वेश्चन क्या है कि एक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी ए आपको दे दिया गया है। क्वेश्चन से पता चल जाता है क्या क्या दिया गया है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a गुणे 10 घाते -2 वर्ग मीटर दिया है, तथा तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n दे दिया है 2 गुणे 10 घाते 25 प्रति घन मीटर है। तो तार में एम्पियर यानी धारा भी दे दी गई है, 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो ज्ञात कीजिए क्या क्या आपको निकालना है। फर्स्ट आपको निकालना है तार में धारा घनत्व, तार में बह रहे कितना धारा घनत्व, यानी आपको J निकालना है। और धारा घनत्व J का जो फॉर्मूला है वो हमने आपको पूरा डिराइव करके बताया है, डेरिवेशन वाले वीडियो में आपको मिल जाएगी। फिर दूसरा आपको क्या निकालना होगा, इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, यानी कि
वी डी, ये भी हमने आपको डिराइव करके बताया है। अब आपको धारा घनत्व पूछ रहा है और इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, दोनों का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। जैसे हमें दिया है क्षेत्रफल, ये आपका माफ करते चलते हैं जो कि क्षेत्रफल है। फिर सेकंड दिया है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये रहा। और हमें दे दी गई है धारा, तो क्या क्या दिया गया है, क्षेत्रफल A इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻2 दे दिया गया है। और आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या N इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻25 दे दी गई है। और धारा I आपका 3.2 एम्पियर दी हुई है। और पूछ क्या रहा है, सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप धारा घनत्व J निकालें और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग Vd निकालें। ठीक है, तो हम पहला हल करेंगे जो कि क्या है, धारा घनत्व निकालना। तो धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए, और धारा घनत्व का डेरिवेशन भी हमने करा रखा है। धारा घनत्व J इक्वल टू क्या होता है, I/A, यानी कि एकांक समय में एकांक क्षेत्रफल में बह रहे धारा के अनुपात को ही धारा घनत्व J कहते हैं। ये इसका फॉर्मूला होता है। और हमने I और A का मान इस क्वेश्चन से निकाल ही लिया है, पहले ही क्वेश्चन में दिया है, तो कुछ नहीं करना है। J इक्वल टू I का मान क्या है आपका 3.2 बटे A का मान क्या है 1 गुणे 10⁻⁻2। अब 1 का तो कोई वैल्यू मान आप रखो ना रखो कोई मतलब नहीं, बस आपको 10⁻⁻2 जो नीचे है उसको ऊपर ले जाना है। तो J का जो आंसर आ जाएगा यानी धारा घनत्व का जो मान आ जाएगा 3.2 गुणे 10⁻⁻2 है, ऊपर जाएगा 10⁻+2 हो जाएगा। तो ये आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर में आपका धारा घनत्व का हमने मान निकाल दिया। यानी पहला जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था वो हमने सॉल्व कर दी, जो कि क्या है 3.2 गुणे 10⁻2 ये आपका एम्पियर मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको क्वेश्चन से दी गई थी। धारा घनत्व का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। J इक्वल टू I इंटू ए होता है एकांक क्षेत्रफल में बह रही धारा के अनुपात को ही धारा घनत्व कहते हैं। I की वैल्यू दी गई थी यहाँ पे एम्पियर में, जो कि हमने रख दिया क्वेश्चन से, और आपका क्षेत्रफल भी दिया था क्वेश्चन से रख दिया। अब चूंकि 1 है तो गुणा तो करना है नहीं, 3 का 3 ही रहेगा, 3.2 का 3.2 ही रहेगा, और 10⁻2 माइनस में नीचे है, बटे में कोई भी मान जब माइनस में रहता है तो उसे ऊपर ले जाते हैं तो वो प्लस में हो जाता है। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद करना पड़ता है। सेकेंड क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग यानी कि Vd आपको कैलकुलेट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन भी यही लगा लेते हैं, जो कि क्या है अनुगमन वेग। अब अनुगमन वेग का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अनुगमन वेग का फॉर्मूला क्या होता है, V धारा I यानी कि अनुगमन वेग जो होता है वो होगा आपका I इज इक्वल टू NEA इंटू VD। ये आपका अनुगमन वेग का बेसिक फॉर्मूला होता है। अब इसे हमें अपने हिसाब से अरेंज करना होगा ताकि हम इस पे ये वैल्यूज रख सकें। चूंकि हमको चाहिए क्या, अनुगमन वेग Vd चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, धारा I इक्वल टू NE, N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका इलेक्ट्रॉन का वैल्यू आपको E का मान रखना पड़ेगा, A क्षेत्रफल है, Vd अनुगमन वेग है, हमें चाहिए यहाँ से Vd। तो इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला, जब इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा आपका चेंज होगा। हमें चाहिए Vd, तो Vd इज इक्वल टू I जो बराबर के उधर है ये इधर आएगा, तो बराबर के इधर जब आएगा तो ये आपका बटे में हो जाएगा, तो I बटे आपका नीचे क्या हो जाएगा NEA। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा अनुगमन वेग के लिए। इसी में हमको वैल्यू रख के अपना मान निकाल लेना है। यहाँ तक आपको क्लियर है? कहो तो यहीं छोड़ दें, आप वैल्यू रख के मान कैलकुलेट कर लेंगे, या फिर कहें तो सॉल्व कर दें। अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो कैलकुलेट करके कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं कर पाएंगे तो मैं अभी कैलकुलेट करके बता ही देती हूँ। फॉर्मूला समझ में आया कैसे है? अनुगमन वेग का फॉर्मूला होता है I इंटू NEA इंटू VD।
हमको चाहिए क्या कि अनुगमन वेग vd। तो vd के लिए जब करेंगे तो I बराबर के इधर है, आएगा इधर तो क्या हो जाएगा, ऊपर बटे में हो जाएगा, नीचे आपका n e और a वैसे ही रहेगा। अब इसमें हमें वैल्यू रख के मान कैलकुलेट करना है, तो यहां देखते हैं कि इतने में कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं। तो vd इज इक्वल टू I का मान आपका क्या दिया है, I का मान 3.2 दिया है, बटे में n की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 2 गुणे 10 घाते 25, और इलेक्ट्रॉन का मान अभी अभी हमने आपको बताया है कि इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको हर जगह यही रखनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मान भी रख देते हैं जो कि क्या है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और गुणे में ए का मान आपको क्या रखना है 1 इंटू 10⁻⁻2। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, कैंसिल आउट करना है। तो 16 ये आपका 1.6 है और ये आपका 3.2 यानी 32। डायरेक्ट अगर आप देखें दशमलव को अगर नजरअंदाज करके देखेंगे तो ये 16 और 32 दिख रहा है, तो 16 दूनी 32 हो जाएगा और इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यानी दशमलव का आपका जो खेल था वो खत्म हो गया। 16 से हमने इस 3.2 यानी 32 को काट दिया, 2 आया, 2 से हमने 2 को काट दिया, केवल आपका क्या बच रहा है, सबके घात बच रहे हैं, यानी 2 गुणे 10 घाते 25 था तो 2 हट गया, कैंसिल हो गया, 10 घाते 25 बच गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 था, 1.6 कट गया तो बचा क्या 10⁻⁻19 बचा, और लास्ट में आपका 1 गुणे 10 घाते -2 है, तो 1 आपको कैलकुलेट नहीं करना है, यानी वीडी का जो आंसर आएगा, जो आपका अनुगमन वेग का आंसर आएगा वो आएगा 10 घाते, ये चूंकि प्लस का 25 है तो प्लस का 25 ऊपर जाएगा, माइनस का 25 हो जाएगा, और गुणे में आपका क्या बच रहा है, ये माइनस का 19 और माइनस का 10 है, माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का 10 हो जाएगा, एक बार लिख के दिखा देते हैं, फिर गुणे में माइनस का 2 है ऊपर जाएगा तो 10 घाते 2 प्लस में हो जाएगा। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों प्लस में है, तो क्या हो जाएगा Vd इज इक्वल टू आपका जो Vd इज इक्वल टू आएगा 10 घाते -25 गुणे ये क्या हो जाएगा, ये आपका 19 और 2 10 घाते 21 हो जाएगा, 10 घाते 21 प्लस का हो गया, तो प्लस का माइनस का 10 घाते 25 गुणे प्लस का 10 घाते 21, अब माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, आंसर जो क्या आ जाएगा, आंसर आपका आएगा Vd इज इक्वल टू, आंसर एक काम करते हैं ऊपर लिख लेते हैं Vd का, या फिर इधर साइड में लिख लें, यही लिख लेते हैं Vd इज इक्वल टू, जो मेन आंसर आएगा आपका Vd इज इक्वल टू आ गया आपका 10 घाते -4, 25 में से 1 जाएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड, यही आपका हो गया क्या अनुगमन वेग। ठीक है, ये हमने आपका धारा घनत्व और अनुगमन वेग दोनों ही कैलकुलेट करके बता दिया है। पहले यहाँ तक देखते हैं कि आपको दिख रहा है या नहीं, उस हिसाब से कैमरा एडजस्ट कर देते हैं, फिर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर लीजिए, या एक बार अनुगमन वेग हम आपको फिर से समझा देते हैं। तो अब आपको नीचे पूरा दिख रहा होगा, अनुगमन वेग देखो कैसे निकाला है, ये फॉर्मूला अनुगमन वेग का आ ही गया था, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। Vd हमें निकालना था, ये धारा I का मान है 3.2, यहाँ पे आपका n की वैल्यू दी गई है 2 गुणे 10 घाते 25 प्लस का, और गुणे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमने रखी जो कि इलेक्ट्रॉन का मान होता है, और ये आपका क्षेत्रफल का मान है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 1.6 है यानी कि 16 है, दशमलव हटा दो 16 है, ऊपर 3.2 यानी कि 32 है, अब 16 से 32 कटेगा 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कुछ नहीं बचा, केवल खाली सब घात बच गया, तो नीचे आपका 10 घाते 25 बचा प्लस का, फिर 10 घाते माइनस का 19, 10 घाते माइनस का 2, तो हमने बताया जो बटे में नीचे माइनस रहता है ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का नहीं था, 10 घाते 25 प्लस का था, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 10 घाते -25 गुणे 10 घाते -19 था, ऊपर जाएगा 25 प्लस का 19, और यहाँ पे 10 घाते 2 माइनस का है, ऊपर जाएगा प्लस का 2, प्लस प्लस जुड़ जाएंगे यानी 10 घाते 19 और 2 जुड़ेगा तो 21 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 25 है ही, दोनों घटा देंगे, 10 घाते 4 मीटर पर सेकेंड आपका अनुगमन वेग आ गया। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है, ज्यादा डिटेल में हम कैलकुलेशन बताएंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, तो आप कैलकुलेशन खुद से करेंगे। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गया
होगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका देखते हैं, जो कि क्या है, ये आपको न्यूमेरिकल्स में जरूर देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि एक तार का प्रतिरोध पहले कितना है, 16 ओम। यानी ये जो पहले दिया गया प्रतिरोध है, आप इसे पुराना प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यानी जो 16 ओम है ये आपका पुराना प्रतिरोध है, कह सकते हैं। यानी पहले हमने मान लो आपको एक पेन दिया, फिर 2-3 दिन बाद हमने एक आपको नया पेन दे दिया, तो जो 2 दिन पहले पेन दिया था वो हो गया क्या आपके लिए पुराना पेन, और जो अभी अभी दिया वो आपके लिए हो गया नया पेन। वैसे ही जब एक तार का प्रतिरोध पहले इन्होंने 16 ओम दिया है और कह रहे हैं कि इसे अब हम पिघला रहे हैं, यानी पहले जो ओम का प्रतिरोध था या पहले तार का जो प्रतिरोध था 16 ओम, अगर हम उसे पिघला कर उसकी लंबाई जो है 16 ओम न करके आधी कर दें, यानी 1/2 कर दी जाए, तो तार जो खींचेंगे अब जो नया तार उन्होंने खींचा है उस नए तार का प्रतिरोध यानी R' पूछ रहे हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, एक तार का प्रतिरोध R दे दिया गया है, यानी पहले दे दिया प्रतिरोध R इज इक्वल टू कितना है, 16 ओम है। फिर क्या कर रहे हैं कि इसे हम पिघला रहे हैं, यानी जो लंबी तार है 16 ओम की, अब उसे पिघला कर आधी कर दी जा रही है। देखिए लंबाई आधी कर दी जाए। अब n जो है, n क्या डिनोट करेगा आपका, आधा गुना, 2 गुना, 3 गुना, ये जो गुना या गुनी वाली जो मान होती है ये आपका n डिनोट करता है। तो आप लिख सकते हैं n की जगह गुना। जैसे कि कितना कहा गया है कि हम तार को आधा कर रहे हैं, यानी 1/2 लंबाई का कर रहे हैं। ये क्वेश्चन में ही दिया गया, देखिए इसे पिघलाकर आधी लंबाई का तार खींचा जा रहा है, यानी n गुना जो है वो कितना हो जाएगा, 1/2 आधी लंबाई का तार खींच रहे हैं। अब पूछ रहा है कि नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो नए तार का प्रतिरोध हमको निकालना है, यानी हमने R' कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, R' निकालना है। चूंकि R का वैल्यू पहले ही दे दिया है 16 ओम, सेकेंड आपको n गुना मान दिया है, n गुना, ये हमेशा n जो है वो गुने को दर्शाएगा। एक और n था इसके पहले जो इलेक्ट्रॉन की संख्या को दर्शा रहा था, लेकिन इस क्वेश्चन में जो n है वो हाफ है, यानी 1 गुना आधी गुनी है। आधी गुनी तार मतलब आधा गुना ही तो खींच कर रहे हैं ना तार को, तो ये क्या हो जाएगा, n का जो गुना है वो कितना हो जाएगा आपका 1/2। नए तार का प्रतिरोध पूछ रहे हैं, तो ऐसे सवाल को कैसे लगाते हैं जिसमें केवल आपको प्रतिरोध दे दिया गया हो और कहा गया हो कि तार को खींचकर आधा कर रहे हैं, 2 गुना बढ़ा रहे हैं, उसका भी आधा कर रहे हैं, 3/3 कर रहे हैं। ऐसे अगर कह दिया जाए तो वो आप जो आधा मान होगा या ये सब जो मान होंगे आप n गुना में लेते हैं या गुना करके लेते हैं। तो एक नया हम अपने मन से फॉर्मूला जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें चाहिए क्या, नए तार का मान। तो नए तार का जो प्रतिरोध होता है वो क्या हो जाएगा, एक फॉर्मूला बनाएंगे कि नए तार का प्रतिरोध, या कह सकते हैं नया प्रतिरोध भी आप लिख सकते हैं, नए तार का प्रतिरोध इज इक्वल टू n का स्क्वायर। n की जगह आप लिख सकते हैं गुने का स्क्वायर, जितना भी गुना दिया गया हो। जैसे यहाँ पे जो लंबाई कितनी दी गई है, आधी दी गई है, यानी हाफ 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर की जगह आप डायरेक्ट गुना का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, चाहे जितना भी मान दिया हो, आधा हो, तिहाई है, कुछ भी हो। गुणे में आपको निकालना क्या है, दूसरा मान क्या दिया है, पुराना प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा, नए तार का प्रतिरोध इक्वल टू गुने का स्क्वायर या n का स्क्वायर और पुराना प्रतिरोध, यानी जो पहले प्रतिरोध था दिया गया पुराना प्रतिरोध, उसका गुणा हम जितना तार को खींचकर आधा या बढ़ाया जा रहा है उसके स्क्वायर के साथ कर देते हैं, तो आपका नए तार का जो प्रतिरोध है वो निकल जाता है। ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन के हिसाब से जनरेट करना होगा, या आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। ऐसे सवाल को लगाने के लिए ये फॉर्मूला आपको बनाना ही पड़ेगा, तो आप ये फॉर्मूला याद कर लेंगे कि नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाता है, गुने का स्क्वायर यानी n का स्क्वायर गुणे पुराना प्रतिरोध। तो मान रख देते हैं n का स्क्वायर यानी कि 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर,
और गुणे में क्या हो जाएगा, पुराना प्रतिरोध 16 ओम दिया ही है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर तो होगा नहीं, 2 का स्क्वायर होगा, 4 हो जाएगा। गुणे में आपका 16, वैसे ही काट देंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 4 आ जाएगा। तो यानी जो नया प्रतिरोध है आपका, नया प्रतिरोध है वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर लिखना चाहें R डैश ही हम निकाल रहे थे, नया प्रतिरोध R डैश निकाल रहे थे, तो नया प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू 4 गुना क्या कर सकते हैं, 4 ओम हो जाएगा। ठीक है, R डैश इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। यानी कि जो आपका नया प्रतिरोध है वो 4 ओम के बराबर होगा। कैसे निकाला आपको फॉर्मूला बता ही दिया, तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आपको बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका देखते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वैल्यू भले ही क्वेश्चन में चेंज कर दी जाए, लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है, कॉन्सेप्ट पे पकड़ है, तो आप कोई भी वैल्यू चेंज करके दे दें, आप लगा लेंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करता है। जब अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो ये जो लंबाई का मान है 3:2:1, उसकी जगह जब प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन दिया था तो 7:2:1 या 2 करके दे दिया गया था। यानी वैल्यू खाली चेंज की गई थी, सवाल ऐसा ही था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने लिख दी है। क्वेश्चन नंबर 5 भी जो आएगा वो भी इंपॉर्टेंट है। 4 और 5 ये इस प्रकार के क्वेश्चंस के जो फॉर्मूले हैं वो आपको याद होने चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि एक ही धातु के 3 तार दिए गए हैं, जिसकी लंबाइयां तथा द्रव्यमानों का जो अनुपात है, यानी पहले लंबाई का अनुपात दे दिया है 3:2:1। लंबाई को L से डिनोट करते हैं, तो हम लिख क्या सकते हैं इस अनुपात को, 3:2:1 को हम लिख सकते हैं क्या, L1:L2:L3 लिख सकते हैं। यानी पहले लंबाई का अनुपात, दूसरे लंबाई का अनुपात, तीसरे लंबाई का अनुपात। फिर कह रहा है कि द्रव्यमानों का अनुपात दिया गया है, जो कि 1:2:3 है। द्रव्यमान को M से डिनोट करते हैं, तो M1:M2:M3। इसका वैल्यू रखेंगे तो 1:2:3। ये आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब हमसे पूछ रहा है क्या, इन तारों के प्रतिरोध यानी R को ज्ञात करना है। क्या निकालना है हमको, R निकालना है। तो इस हिसाब से R1:R2:R3 हमको ज्ञात करना है, या कर सकते हैं प्रतिरोध को ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला अरेंज किया जाता है, कैसे अरेंज करेंगे, हमको निकालना है प्रतिरोध R। तो उसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा वो बन जाएगा R1:R2:R3 इज इक्वल टू, पहले हो जाएगा लंबाई का जो जितने भी वैल्यूज हैं अनुपात में, यानी L1:L2:L3 बटे में आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का वैल्यू M1:M2:M3। ये जो आपका फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे ऐसे कोई भी सवाल आप लगा सकते हैं, वैल्यू चेंज करे ना करे उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। बस आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए। जब कभी भी आपको लंबाई और द्रव्यमान अनुपात में दिया जाए और आपसे प्रतिरोध भी पूछा जाए, तो आपको प्रतिरोध भी अनुपात में ही निकालना होगा। उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा। प्रतिरोध चूंकि R1 होता है, R होता है, तो हमें 3 वैल्यू दी गई है अनुपात में, तो यहाँ पे प्रतिरोध को भी हमें 3 वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी R1:R2:R3। अब इसके लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या होगा, लंबाई L1:L2:L3 का अनुपात बटे द्रव्यमान M1:M2:M3 का अनुपात, दोनों का जब भाग देंगे तो हमारा प्रतिरोध आ जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रतिरोध का जब अनुपात में मान निकालना हो तब। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, हमें चूंकि ये निकालना ही है, इसका मान नहीं पता है तो वैसे ही रहने देंगे। I का मान क्या दिया है, 3 अनुपाते, सबका हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर्मूले में एक चीज हम भूल रहे हैं कि सबका हमें स्क्वायर लगाना पड़ेगा, यानी L1 का स्क्वायर, L2 का स्क्वायर और L3 का स्क्वायर। अब ये जो फॉर्मूला है वो कंप्लीट हो गया। यानी कि लंबाई का आपको स्क्वायर करना होगा, लेकिन द्रव्यमान का आपको स्क्वायर नहीं करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हम इसमें फॉर्मूले में इसको रखें तो क्या हो जाएगा, आपका L1 का मान दिया है 3, यानी कि 3 का स्क्वायर बटे में आपका क्या हो जाएगा,
सबका जो मान है वो अलग अलग रखेंगे क्योंकि बीच में रेशियो भी लगाना है। तो 3 का स्क्वायर L1 का मान हो गया। M1 क्या है, 1 का आपको स्क्वायर नहीं करना है क्योंकि द्रव्यमान का स्क्वायर हमने फॉर्मूले में नहीं लिखा है। इस हिसाब से L2 का जो मान हो जाएगा, अनुपात लगा देंगे पहले। L2 का मान है 2 का स्क्वायर बटे M2 का मान क्या है 2, तो बटे में 2 हो जाएगा। इस हिसाब से M3 या L3 का जो स्क्वायर है वो L3 क्या है 1 का स्क्वायर बटे आपका क्या हो जाएगा M3 का मान है 3। अब इसको हमको सॉल्व करना है, तो 3 त्रिका आपका हो जाएगा इधर 9 अनुपाते 4 बटे 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और नीचे हमें स्क्वायर करना है ही नहीं तो नीचे का वैल्यू वैसे ही रखेंगे। अनुपात में आपका क्या आ जाएगा 1 बटे 3, ठीक है। या आप 1 हटा भी सकते हैं क्योंकि 1 का स्क्वायर करो ना करो उससे कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। या रहने देते हैं 1/3 वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ से 2 से 4 तो कट जाएगा यानी वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 9 अनुपाते 2 अनुपाते 1 अनुपाते 3। अब चूंकि एक भिन्नात्मक मान आ रहा है, लास्ट में आपका जो L3 का स्क्वायर अपान M3 था इसका मान भिन्नात्मक यानी बटे में आ रहा है। तो जब बटे में है अगर आप उसको इस तरह से स्टेबल करना चाहते हैं यानी बटे का मान हटाना चाहते हैं तो जो 3 नीचे है इस 3 का गुणा आपको 2 के साथ और 9 के साथ भी करना होगा, तब जाके तीनों के साथ करना होगा। जैसे 1/3 के साथ भी आपको 3 का गुणा करना पड़ेगा, 2 के साथ भी और 9 के साथ भी, तब जाके ये हट जाएगा। तो यहां से हम ऊपर सॉल्व कर देते हैं, ये यहाँ पे इसको अगर ऊपर सॉल्व करें तो क्या दिया गया है 9 अनुपाते 2 अनुपाते 1/3 है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9 गुणे 3 अनुपाते 2 गुणे 3 अनुपाते 1/3 गुणे 3। तो यहाँ से 1/3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये सब आपका गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1। ये जो आंसर आएगा यही आपका वैल्यू हो जाएगा किसका R1 अनुपाते R2 अनुपाते R3 का मान यहाँ पे आपका आ गया, जो कि क्या है 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1। यानी R1 का मान 27, R2 का मान 6 और R3 का मान 1 आ गया है। कुछ नहीं करना था, लंबाई आपको अनुपात में दी गई थी तो हमने L1 L2 L3 अनुपात में ले लिया। उसी तरह से द्रव्यमान को भी अनुपात में लेंगे और जब सब अनुपात में दिया है तो प्रतिरोध भी अनुपात में ही निकालेंगे। इसलिए हमने फॉर्मूले को इस तरह से अरेंज किया कि लंबाई का जितना भी अनुपात है उसका योग उन सबके स्क्वायर के साथ और नीचे द्रव्यमान का सभी अनुपात, लेकिन उनका स्क्वायर नहीं होगा। वैल्यू रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे एक भिन्नात्मक मान आ रहा था, तो इसे सही करने के लिए हम इस 3 का गुणा सबके साथ कर देंगे। तो ये मान था 3 का गुणा सबके साथ किया तो हमारा जो वैल्यू आया 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1, यानी कि प्रतिरोध का मान आ गया आपका क्या 27 अनुपाते 6 अनुपाते 1। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताते हैं। तो 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 2-3 क्वेश्चंस अरेंज कर दिए जाते हैं। जैसे इस क्वेश्चंस में पहले आपको क्या पूछा गया है, प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, फिर पदार्थ की प्रतिरोधकता तथा मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 3 क्वेश्चन पूछ लिया गया है। पहले क्वेश्चन पूरा क्या है ये पढ़ते हैं। एक तार की लंबाई दी गई है जिसे खींचकर दोगुनी की जाती है। अब हमने पहले ही बता दिया गुना हो या दोगुना किया जा रहा है किसी मान को या आधा किया जा रहा है तो उसको n से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे जो तार का जो मान दोगुनी कर रहे हैं उसको हम n यानी कि गुना, जिसे हम कहते हैं n जो कि कितना दिया गया है 2 गुना यानी कि 2 दिया गया है। फिर क्या कहा जा रहा है कि तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ने पर तार के प्रतिरोध को आपको निकालना है, पहला क्वेश्चन। फिर तार का आपको प्रतिरोधकता ज्ञात करना है, फिर उसी तार के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग का मान निकालना है। यानी आप समझ रहे होंगे कि इस क्वेश्चन की वैल्यू क्या होगी बोर्ड एग्जाम में। मुश्किल से कम 4 या 5 नंबर का ये क्वेश्चन हो जाता है, तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे, ठीक है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर लेंगे। एक मैं करा दे रही हूँ, 1-2 आप ऐसे सीरीज में और ढूंढेंगे और कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर का आपका PYQ है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध।
अब प्रतिरोध अभी जस्ट हमने निकाला, जो पुराना प्रतिरोध और नया प्रतिरोध का हमने फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, क्योंकि हमें गुने का मान दे दिया है और तो क्वेश्चन में कुछ मान दिया नहीं गया है, केवल 2 गुना तार को खींचकर किया जा रहा है, यही बताया जा रहा है। तो हमें यहाँ पे प्रतिरोध के लिए जो फॉर्मूला लगाना होगा वो क्या लगाएंगे कि नया प्रतिरोध जो कि हमें ज्ञात करना है, ये क्या होता है आपका आर डैश होता है। नया प्रतिरोध आर डैश इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं क्या, जितना भी मान गुने में दिया होगा उसका स्क्वायर गुणे हम पुराना प्रतिरोध कर देते हैं। यही तो फॉर्मूला अभी हमने आपको अपने मन से बना के दिखाया, पुराना प्रतिरोध। क्यों बताया, ताकि आप ऐसे सवाल को लगा सके जिसमें गुने में मान दिया हो। तो यहाँ में गुने में मान दिया था, इसलिए प्रतिरोध का फॉर्मूला ये लगेगा कि नया प्रतिरोध यानी आर डैश का स्क्वायर बराबर एन का स्क्वायर और आर का जो वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे। तो आर का यहाँ पे तो मान दिया नहीं गया है, केवल आपको एन का मान दिया गया है। तो हमें आर डैश इज इक्वल टू एन का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर गुणे में आर का मान नहीं पता तो आर वैसे ही लिख देंगे। यहां से आर डैश अगर निकालें तो 4 आर हो जाएगा, यानी कि जो नया प्रतिरोध है वो पुराने प्रतिरोध के 4 गुना होता है। तो यहाँ पे अगर लिखना चाहे हिंदी में तो हम लिख भी सकते हैं, वैसे हमारा आंसर आ गया है कि नया प्रतिरोध आर डैश इज इक्वल टू 4 गुणे आर, यानी कि पुराने प्रतिरोध के 4 गुना जो प्रतिरोध होगा वो आपका क्या हो जाएगा, नए प्रतिरोध का मान होगा। तो लिखेंगे कि नया प्रतिरोध आर डैश जो है वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हमने पहला आंसर निकाल दिया या पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया जिसमें हमें प्रतिरोध ज्ञात करना था। सेकंड क्या है कि पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात करनी है। अब आपको बता दें कि जो प्रतिरोधकता है ये कभी भी चालक पर निर्भर नहीं करती, ये बल्कि चालक की प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी प्रतिरोधकता क्या रहेगी, नियत रहेगी। पूछ रहा है कि तार को जब हम एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ते हैं तो पदार्थ की प्रतिरोधकता यानी सेकंड क्वेश्चन जो है पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप समझ सकते हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन इसने अरेंज किया है। तो दूसरा जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता के लिए प्रतिरोधकता। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको थ्योरी आपका एक क्वेश्चन दे दिया है, जैसे एक आपको कैलकुलेट करने के लिए दिया था प्रतिरोध निकालें। सेकंड आपका थ्योरी वाइज क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता पर क्या असर पड़ेगा अगर हम तार को विभवांतर, एक समान विभवांतर या नियत विभवांतर के साथ स्रोत के साथ जोड़ दें। तो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता जो होगी वो भी नियत रहेगी। क्यों नियत रहेगी, लिखेंगे क्या कि नियत रहेगा, यानी प्रतिरोधकता क्या होगा, नियत रहेगा। क्यों नियत रहेगा, क्योंकि रीजन भी लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिरोधकता चालक पर कभी भी निर्भर नहीं करती, चालक पर नहीं बल्कि किस पर निर्भर करती है, बल्कि चालक की जो प्रकृति होती है वो कठोर प्रकृति का है, वो नर्म प्रकृति का है, इस प्रकृति पर। ठीक है, तो चालक की प्रकृति पर निर्भर करता है, प्रकृति पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये असर पड़ेगा आपके तार के प्रतिरोधकता पर कि जब तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ा जाएगा तो वो भी नियत रहेगी, यानी उसका प्रतिरोधकता भी नियत रहेगा। क्यों, क्योंकि तार या जो भी चालक है वो कभी भी जो प्रतिरोधकता है वो कभी भी चालक पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि चालक के प्रकृति पर या उसके नेचर पर डिपेंड करता है। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर हम तार को एक समान या नियत विभवांतर के स्रोत से जोड़ेंगे तो उस तार के मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होंगे उसके अनुगमन वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सेकंड क्वेश्चन तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर थर्ड क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं। ये क्वेश्चंस आपको बता रहा होगा कि इस क्वेश्चन का वैल्यू क्या है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक स्क्रीनशॉट करें। थर्ड वाला जिसमें क्वेश्चन पूछा गया है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन वेग का मान निकालें, वो भी आपको कैलकुलेट करके बता देते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए जो अनुगमन वेग होगा वो क्या होगा, vt इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन e इंटू वी
m इंटू एल अपान में हो जाएगा और इधर आपका टाउ हो जाएगा। ये अनुगमन वेग का एक डेरिवेशन का फॉर्मूला है जो कि हमने आपको करा रखा है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। इसमें हमसे पूछा क्या है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी हमें खाली एल से मतलब है, तो हम क्या निकालेंगे, वीडी अनुगमन वेग जो है वो समानुपाती होता है 1/L के। क्यों 1/L के, क्यों, क्योंकि L जो है वो बटे के नीचे है, बटे के नीचे होने के कारण 1/L के बराबर होगा। तो हमें यहाँ पे हमने पहले बता दिया है, जो लंबाई है उसको खींचकर कितना किया जा रहा है, अब दोगुना किया जा रहा था। तो यहाँ पे अगर मान रखें वी डी इज इक्वल टू लंबाई का मान दोगुना है यानी 2 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो अनुगमन वेग आएगा वो क्या आएगा, लिखेंगे कि अनुगमन वेग, अनुगमन वेग जो है वो कितनी हो जाएगी, अनुगमन वेग जो है वो आधी हो जाती है, आधी हो जाएगी। यानी कि अगर हम किसी भी तार को एक नियत विभवांतर के स्रोत के साथ जोड़ते हैं तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा वो आधा हो जाएगा। कैसे पता चला, इस मामले में हमें लंबाई L की जरूरत है क्योंकि L से ही वेग निकालेंगे। तो अनुगमन वेग हमेशा व्युत्क्रमानुपाती होती है 1/, लंबाई की, लंबाई कितनी दी गई थी, n की वैल्यू जो है क्या है 2 गुनी थी, तो यहाँ पे लंबाई 2 गुनी खींच के की जा रही थी तो 2 गुनी कर दी और 1 के अपान 2 हो जाएगा, तो यानी आधी हो जाएगी, ठीक है। तो अनुगमन वेग का जो मान होगा वो आधा हो जाएगा। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो छठवां क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा बड़ा लगा होगा लेकिन ये उतना ही कठिन नहीं है, बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल यानी ई का मान आपको दे दिया है तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध, प्रतिरोध होता है कैपिटल आर से डिनोट करते, लेकिन स्पेशल पर्सन आंतरिक प्रतिरोध आ गया है यानी हमको इसको स्मॉल आर से डिनोट करना होगा, ठीक है। तो स्मॉल आर के वैल्यू कितनी दी है, 3 ओम की बैटरी के किसी प्रतिरोध के साथ संयोजित किया गया हो तब यदि परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा यानी आई का मान भी दे दिया है 0.5 बह रही है, तो हमें ज्ञात क्या करना है, प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर का मान तथा बैटरी के सिरों के बीच जो वोल्टता होगी वी वो ज्ञात करना है। 2 चीजें निकालनी है। सबसे पहले चीजें दी क्या गई क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। ये क्वेश्चन पहली बात तो इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। दिया क्या गया है, वैद्युत वाहक बल ई का मान दे दिया गया है, 1 मिनट बीच में नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 चीजें निकालनी है, एक तो प्रतिरोध निकालना है, दूसरा बैटरी की वोल्टता। तो मान क्या क्या दिया है, ई का मान दे दिया है आपको 12 वोल्ट, ठीक है, 12 वोल्ट दे दिया गया है, तो इसको लिख लेंगे वैसे ही 12 वोल्ट। सेकंड क्या दिया है, 3 ओम का आंतरिक प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध को हम स्मॉल आर से डिनोट करेंगे और ये कितना है 3 ओम, ये आपका 12 वोल्ट कितना था, विद्युत वाहक बल था। फिर परिपथ में बह रही धारा आई की मान भी दे दी गई है जो कि कितना है 0.5 एम्पियर, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि हमें प्रतिरोध यानी कि कैपिटल आर क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए प्रतिरोध कैपिटल आर का मान और बैटरी की वोल्टता वी का मान, ठीक है। तो सबसे पहले प्रतिरोध निकालते हैं जिसके लिए हमें धारा का एक फॉर्मूला लगाना होगा। धारा के लिए ही एक फॉर्मूला होता है क्या, कि धारा I इज इक्वल टू ई अपान कैपिटल आर यानी कि प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ये आपको फॉर्मूला लगाना होगा। धारा का एक फॉर्मूला आपको लगाना होगा जो कि क्या है, I इज इक्वल टू ई यानी वैद्युत वाहक बल, R कैपिटल है तो यानी कि केवल प्रतिरोध की बात हो रही है और इसी के साथ हमको आंतरिक प्रतिरोध को भी जोड़ देना है। तो इसमें अगर वैल्यू रखें तो I इज इक्वल टू ई का मान है 12 वोल्ट, R का मान पता ही नहीं है, प्रतिरोध हमको निकालना ही है, क्योंकि हमें प्रतिरोध निकालना है इसीलिए तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं क्योंकि R की वैल्यू पता नहीं है, प्लस आंतरिक प्रतिरोध का वैल्यू पता है जो कि कितना है 3 ओम, तो यहाँ पे 3 ओम रख देंगे। अब I का मान भी हमको पता है, धारा I का मान भी पता है, इसलिए तो धारा का फॉर्मूला लगाया। सबसे पहले धारा I इक्वल टू ई इंटू क्या है कैपिटल आर प्लस
स्मॉल आर। अब आई का मान भी पता है तो आई का मान भी यहाँ पर रख ही लेते हैं, जो कि क्या है 0.5। ठीक है, तो आई का मान 0.5 और ई आपका वैद्युत वाहक बल 12 और आर कैपिटल आर ही निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो प्रतिरोध को वैसे ही रहने देंगे और 3 आपका जो है ये आंतरिक प्रतिरोध का मान है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम ये जो r+3 है इसको बराबर के इधर लाते हैं, यानी r+3 हम लाएंगे 0.5 के पास, यानी बराबर के इधर। ये जो वैल्यू है इस पूरे को हम बराबर के इधर ले आएंगे और 0.5 को बराबर के इधर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 12 ऊपर है वैसे ही रहेगा, r+3 की जगह 0.5 लिख लेंगे। ठीक है, 0.5 लिख लेंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करें 0.5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r+3 वैसे ही 12 को हम अगर ये पॉइंट ऊपर ले जाएं तो ये आपका 12 को हम 120 लिख सकते हैं और नीचे आपका 5 हो जाएगा, क्योंकि हम दशमलव को हटा रहे हैं। दशमलव हटेगा तो 12 120 में बदल जाएगा और ये नीचे 5। अब इसको अगर कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे आपका आएगा 24। ठीक है, 5 दूनी 10, 2 बचा इधर गया तो ये आपका 20 था, 5 चौक 20। ठीक है, तो r+3 का मान कितना आया, यानी कि जो हमारा r+3 और बराबर किधर आपका आ गया 24। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो आपका आ जाएगा क्या, हमें चाहिए r यानी प्रतिरोध, तो 24 माइनस क्या हो जाएगा आपका 3, 24 माइनस 3, तो प्रतिरोध का जो मान आ जाएगा वो आएगा आपका R = 21 ओम। 21 ओम जो है ये आपका प्रतिरोध कैपिटल R का मान आ गया। ये किसका मान है, आपके प्रतिरोध कैपिटल R का मान आ गया। ठीक है, इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बस अप्लाई किया, जो कि क्या है, धारा I = E कैपिटल E यानी वैद्युत वाहक बल और प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ये हमें R की वैल्यू नहीं पता थी, वैसे ही रहने दिया। यहाँ पे आंतरिक प्रतिरोध और जितनी भी वैल्यूज पता थी उसको रख के कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे जो प्रतिरोध का मान आएगा वो आएगा 12 ओम। ये हमारा पहला आंसर आया, जो कि हमें प्रतिरोध का मान निकालना था। अब हमें बैटरी के लिए वोल्टता या बैटरी के बीच में जो वोल्टता होता है उसको भी ज्ञात करना है। तो बैटरी की वोल्टता ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, यहां तक आप प्रतिरोध ज्ञात कर लिए। अब इधर हम आपको वोल्टता ज्ञात करके बताते हैं। वोल्टता का एक फॉर्मूला होता है, बैटरी के लिए वोल्टता का एक फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता होना चाहिए। क्या होता है, V = E माइनस E आपका कैपिटल E है, तो यानी कि हम वैद्युत वाहक बल वाला E ले रहे हैं, E माइनस I × R। ये वोल्टता का आपको फॉर्मूला लगाना होगा। इसमें अगर वैल्यू रखें तो वोल्टता V = क्या आ जाएगा, E का मान 12 वोल्ट दिया है, माइनस कर देंगे, धारा I का मान कितना है 0.5 गुणे स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध कितना है 3 ओम। ठीक है, अब हम अगर इसको घटाएंगे तो 12 माइनस 0.5 अगर आप करते हो तो कितना वैल्यू आ जाएगा आपका, पहले तो इसका गुणा कर देंगे, ये 0.5 के साथ 3 का गुणा करेंगे तो 12 वैसे ही रहेगा, ये आ जाएगा कितना 1.5। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 1.5। V = तो V माइनस जब करेंगे 12 में से अगर आप 1.5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10.5 आ जाएगा। तो V का जो मान आएगा वो आएगा 10.5 और यही आपका वोल्ट में आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा, बैटरी के लिए वोल्टता निकल के आएगी। कैलकुलेशन देखो आपको थोड़ी बहुत खुद करनी आनी चाहिए। अब आप 0.5 का गुणा 3 में नहीं कर पाए तो ये आपकी गलती है। और अगर आप 12 में से 1.5 को नहीं घटा पा रहे हैं तो उसके लिए आपको मैथ्स आनी चाहिए, मैथ्स आपको सही करना है, फिजिक्स आपकी सही है। ठीक है, मैथ्स पे यानी कि कैलकुलेशन पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। तो उम्मीद है ये प्रतिरोध और बैटरी की वोल्टता आप अब निकाल लेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ये फार्मूला और ये फार्मूला आपको उसके लिए आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड नहीं था। फिर हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये छठवें वाले क्वेश्चन का जो वोल्टता वाला फॉर्मूला था उस वाले फॉर्मूले से ही हल हो जाएगा। क्वेश्चन देखने में आपको कठिन लग रहा है पर है नहीं। क्वेश्चन है क्या कि एक सेल का 0.5 एम्पियर धारा लेने पर, अगर आप पहली बार सेल में जो धारा ले रहे हैं यानी I1 जो धारा आप ले रहे हैं, I1 जो आप ले रहे हैं वो 0.5 एम्पियर है। जब आप 0.5 एम्पियर धारा ले रहे हैं तो वोल्टता कितनी हो जा रही है, V जो वोल्टता हो रही है यानी V1 कितना हो जा रहा है, 1.8 वोल्ट हो जाती है। यानी I1 लेने पर V1 1.8 हो जा रही है। और अगर हम I2 यानी कि दूसरा धारा ले रहे हैं, जो दूसरी धारा क्या है तथा 1 एम्पियर धारा लेने पर विभवांतर जो है वो बदलकर 1.6 वोल्ट हो जाती है। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध यानी कि स्मॉल r आपको निकालना है और वैद्युत वाहक बल यानी E निकालना है। तो आप कहेंगे कि इसमें वोल्टता का फॉर्मूला क्यों लगेगा जब हमें R और E निकालना है। चूंकि वोल्टता के फॉर्मूले में ही अभी आपने देखा E और R दोनों आ रहे हैं, यानी उस फॉर्मूले से E और R का वैल्यू कैलकुलेट किया जा सकता है। तो I2 का जो मान दे दिया है कितना है, 1 एम्पियर, और V2 यानी कि दूसरी जो वोल्टता है वो कितनी है, 1.6 वोल्ट। और हमसे पूछा क्या रहा है, पूछा क्या जा रहा है, R स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल E। ठीक है, अब इसके लिए ये सब हमने जो डेटा है वो इस क्वेश्चन से कैलकुलेट किया है। ठीक है, पहले हमने जब धारा 0.5 ली तो वोल्टता 1.8 वोल्ट हो जा रही है। फिर अगर हम धारा 1 एम्पियर ले रहे हैं तो वोल्टता 1.6 हो जा रही है। तो हमें क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध R और E को कैलकुलेट करना है। अब इसी के लिए अगर हम वोल्टता का फॉर्मूला लगाएं, वोल्टता का जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, वोल्टता V इक्वल टू था E माइनस I इंटू स्मॉल r यानी आंतरिक प्रतिरोध, धारा और वैद्युत वाहक बल। अब इसी को हम अगर इस डेटा के हिसाब से इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा, पहले हम धारा I के लिए और वोल्ट V1 के लिए ले रहे हैं। तो धारा I यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं कि धारा I1 व वोल्ट V1 के लिए वोल्टता क्या होगी। ठीक है, ये हमने लिख दिया कि धारा I1 व V1 के लिए वोल्टता का जो इक्वेशन होगा वो किस प्रकार से चेंज होगा। तो ये चेंज हो जाएगा V1, चूंकि हमें V1 का मान पता है, और E आपका वैसे ही रहेगा, और I की जगह हो जाएगा इस बार I1 इंटू में R। ठीक है, चूंकि हमें V1 और I1 का ही मान रखना है, E और R जो है आपका वो वैल्यू निकालनी ही है। तो यहां से ये आपका बनता है पहला समीकरण। ठीक है, ये आपका क्या बन जाता है, पहला समीकरण। इसमें अगर हम मान रखें V1 का मान कितना दिया है, 1.8 इज इक्वल टू E नहीं दिया गया है वैसे ही रहने देंगे, I आपका I1 दिया गया है 0.5 है, इंटू में स्मॉल r आपका क्या है, आंतरिक प्रतिरोध। तो यहाँ पे स्मॉल r वैल्यू रख देंगे। अब इसके आगे आप इसको सॉल्व नहीं करेंगे, यहां तक ही छोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे कि धारा I2 और वोल्टता V2 के लिए वोल्टता का जो समीकरण है वो फिर से बनाएंगे। तो वोल्टता का समीकरण बेसिकली आपका क्या है कि V इक्वल टू E माइनस I इंटू R। अगर हम इसको V2 यानी वोल्टता दूसरे वोल्टता के लिए ले रहे हैं तो V2 कर देंगे, और दूसरे धारा के लिए ले रहे हैं तो I2 कर देंगे। तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, इस इक्वेशन को यहीं तक बनाए रखेंगे, और ये समीकरण फर्स्ट नहीं होगा बल्कि ये जो आपका मान हमने रख के जो रखा है ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब अगर हम क्या करें कि हम ले धारा I2 व वोल्टता V2 के लिए वोल्टता का फॉर्मूला, वोल्टता का इक्वेशन क्या बनेगा, तो बनाएंगे जो कि क्या है आपका V यानी यहाँ पे हो जाएगा V2 के लिए V2 E माइनस I की जगह I2 गुणे स्मॉल r, ये आपका बनेगा फॉर्मूला। इसमें मान रखेंगे तो V2 का मान कितना है 1.6 बराबर E का मान नहीं पता रहने देंगे, I2 का मान है 1 एम्पियर गुणे R।
ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो कैसे दो इक्वेशन बना समझ में आया। वोल्टता के फॉर्मूले से ही हमने V1 और I1 के लिए लिया, तो V की जगह V1, I की जगह I1 मान रख दिया, और ये हमने इक्वेशन फर्स्ट बना दिया। क्योंकि हमें E और R का मान नहीं पता है, E और R ही तो हमको निकालना है, प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत बल ही तो निकालनी है। अब ये जो दो समीकरण आए हैं, दोनों समीकरण को भाग देंगे, तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर दोनों समीकरण को भाग देके फिर आपको जो पहले आपका आंतरिक प्रतिरोध है वो वैल्यू निकलेगी, फिर आपका वैद्युत वाहक बल का मान निकलेगा। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो समीकरण 1 और 2 को अगर भाग करेंगे तो समीकरण 1 क्या है आपका 1.8 इंटू ई माइनस 0.5 इंटू आर। आर स्मॉल है तो यानी आंतरिक प्रतिरोध है, ई आपका वैद्युत वाहक बल है। तो दोनों समीकरण को भाग देंगे तो कैसे देंगे, यहाँ पे माइनस करने पर ई से ई हो जाएगा कैंसिल, और इसको अगर आप घटाएंगे तो 1 वाला 0 हो जाएगा, यानी 0.2 इधर आ जाएगा। ठीक है, इधर एक की कोई वैल्यू नहीं रहेगी, तो यहाँ पे आप एक का मान नहीं रखेंगे। बच क्या जाएगा आपका, बचेगा आपका 0 माइनस का 0.5 प्लस में आर, ये आपका बच जाएगा भाग देने के बाद। ये 0.5 और प्लस का आर आपका बच जाएगा भाग देने के बाद। अगर इसको हम अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 और 0.5 आपका जो माइनस का है वो बराबर के इधर अब प्लस में हो जाएगा, यानी 0.2 वही है बराबर के उधर ही, और ये प्लस में हो जाएगा और आर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम आर की वैल्यू कैलकुलेट करें, यानी प्रतिरोध का जो मान है वो निकालें, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू हो जाएगा 0.2 अपान 0.5। इसको भाग करेंगे तो आर इज इक्वल टू, दशमलव हटा देंगे दोनों साइड से तो 2/5, और भाग कर देंगे तो आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 0.4। ये आपका प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध का मान निकल जाता है, जो कि क्या है 0.4 है। पहले हमने समीकरण 1 और 2 को भाग दिया, जिससे E और E कैंसिल हो गया। इधर 1.8 था और 1.6 घटाएंगे तो 1 से 1 0, और इधर 8 में से जाएगा 2, माइनस का 0.5 पूरा बच जाएगा। इधर आपकी 1 लिखी थी तो 1 का कोई मान आपको कैलकुलेट नहीं करना है, प्लस का आर इधर था। 0.2 इज इक्वल टू 0.5 इंटू आर, ये आपका अब इक्वेशन बन जाएगा। और इसी इक्वेशन में अगर हम आर का मान निकालें तो आर ही हमको चाहिए, पहले तो आंतरिक प्रतिरोध ही चाहिए, तो इसको भाग कर देंगे तो आ जाएगा 0.4, जो कि आपका पहला आंसर आ जाता है, यानी आंतरिक प्रतिरोध का माना जाता है। इसी तरह से दूसरा हमको निकालना है, जो कि क्या है वैद्युत वाहक बल, ई का मान निकालना है। तो किसी एक समीकरण में, चाहे समीकरण 1 में या 2 में, अगर आप आर का वैल्यू रख देंगे तो आपका ई ही बचेगा, यानी ई की वैल्यू भी आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इस आर का वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं, जिससे आपका ई का मान भी आ जाएगा। प्रतिरोध आर आ गया, आंतरिक प्रतिरोध आर 0.4 आया है। अब इस आर का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या करेंगे कि आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है 1.8 इंटू या इज इक्वल टू ई माइनस 0.5 इंटू स्मॉल आर है। अब यहाँ जहाँ स्मॉल आर है यानी आंतरिक प्रतिरोध है, वहां पे आप वैल्यू रखेंगे तो 1.8 इज इक्वल टू ई माइनस 0.5 इंटू 0.4। अब यहाँ से अगर ई का मान कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा, ई का मान निकालेंगे तो 1.8 आपका बराबर के इधर आ जाएगा, 1.8 इधर आ जाएगा, और ये 0.5 और 0.4 का जब आप गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या, पहले तो आपका गुणा करके ही लिख देते हैं, एक स्टेप कम नहीं करेंगे, पूरा स्टेप बताएंगे। 0.8 वैसे ही वही रहेगा बराबर उधर, माइनस ये जब गुणा करेंगे तो 0.20, यानी क्योंकि 4 5 चौक 20 होता है, 20 वैसे ही रहेगा, और 0.20
ये आपका 0.5 और 0.4 का गुणा करने पर आएगा। अब यहाँ से अगर ई का मान निकालें तो क्या आ जाएगा 1.8 जुड़ेगा किसके साथ आके आपके 0.20 के साथ, तो ई का जो मान आएगा वो आएगा 2 वोल्ट। 2 वोल्ट जो है वो आपका वैद्युत वाहक बल ई का मान आ जाता है, जहां हमने आर का ये मान रखा है। इस आर का मान जो है उसका गुणा 0.5 के साथ करेंगे तो 0.20 आ जाएगा, और यहाँ से अगर ई का मान निकालते हैं तो ये जो है मान अगर बराबर के इधर आएगा तो इधर पहले से माइनस है, ये प्लस है, आएगा फिर से प्लस हो जाएगा, और जुड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी 2 वोल्ट। तो यहाँ से आंतरिक प्रतिरोध और वैद्युत वाहक बल ई का मान हमने कैलकुलेट कर लिया, वैद्युत वाहक बल ई का मान कैलकुलेट कर लिया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान था, कुछ नहीं करना था, वोल्टता के ही समीकरण से हमने दोनों आंसर्स निकाले हैं। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ये जो क्वेश्चन है जो आपको देखने में डायग्राम से बहुत कठिन लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। रीजन ये है कि ये किरचॉफ का जो फर्स्ट नियम यानी धारा नियम या संधि नियम है उस पर आधारित क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हल करते हैं, किरचॉफ के 2 नियम थे, धारा नियम, संधि नियम, या आपका दूसरा नियम जो था बंद पास का नियम। उस पे जो क्वेश्चन आता है बंद पास का नियम वो इससे भी ज्यादा कठिन होता है, लेकिन ये जो पहले नियम पर आधारित यानी कि धारा या संधि नियम पर आधारित क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना बड़ा ही सिंपल है। क्वेश्चन क्या है कि दिए गए चित्र में वैद्युत धारा आई का मान क्या होगा, और ये डायग्राम दे दिया। इसमें 2 धाराएं क्या हो रही हैं, आ रही हैं, यानी कि इस बिंदु की तरफ अंदर की तरफ आ रही हैं, जो कि क्या है आई और 10 एम्पियर का धारा एक ही बिंदु पर आ रही है, और 3 धाराएं बाहर जा रही हैं। तो ऐसे सवाल को कैसे लगाएंगे, जब भी ऐसे डायग्राम बेस पे सवाल आएगा तो हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है हमारा कि आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग, धाराओं का योग। अब ये डिपेंड करता है कि कितनी धाराएं आ रही हैं और कितनी धाराएं जा रही हैं। 2, 4, 8, 10 आ सकती हैं, 2, 4, 8, 10 जा भी सकती हैं। तो ये फॉर्मूला सभी डायग्राम बेस वाले क्वेश्चन पे लग जाएगा। ठीक है, तो आने वाली धाराएं कौन कौन सी हमने बता ही दिया, I इंटू 10 एम्पियर, I इंटू 10 एम्पियर, ये 10 एम्पियर वाला धारा आ रहा है और इधर I वाली धारा आ रही है। जाने वाली धाराएं कौन कौन सी है, 4, 6 और प्लस 3 निकाल लेंगे। I का मान ही हमको चाहिए, धारा I का मान ही चाहिए, तो इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, यहाँ पे प्लस रहेगा I प्लस 10, तो यहाँ पे I प्लस 10 वैसे ही रहेगा, और 4, 6, 10, 3, 13 इधर हो गया, और I इज इक्वल टू यानी धारा क्या हो जाएगा आपका 13 माइनस 10, यानी कि धारा I इज इक्वल टू 3 एम्पियर। यही आपका आंसर हो गया। यानी कि जो इतना भयंकर क्वेश्चन दिख रहा था, कितना ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। केवल एक फॉर्मूला लगाना है कि आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू जाने वाली धाराओं का योग। 2 धाराएं आ रही थी, I और 10 एम्पियर की धारा अंदर आ रही थी, इस पॉइंट पे मिल रही थी, और 4, 6 और 3 एम्पियर की जो धारा थी वो बाहर की साइड जा रही थी। तीर के निशान से पता चलेगा कि कौन धाराएं बाहर जा रही है, कौन धाराएं अंदर आ रही हैं। ये क्वेश्चन स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन पावर वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक 400 वाट की एक वैद्युत केतली जिसे हम 220 वोल्ट के स्रोत से या स्रोत पर कार्य कर रही है, यानी एक केतली है जिसे जो पहली बात तो उसमें 400 वाट का पावर या शक्ति उसमें लग रही है। अब ये जो केतली है 220 वोल्ट पर कार्य करेगी, तब हमें केतली का प्रतिरोध यानी कि R ज्ञात करना है। दिया क्या है, ये 400 वाट जो है ये पावर P होता है, जो कि कितना है 400 वाट। ठीक है, पावर यानी कि शक्ति, शक्ति यानी P का मान कितने दे दिया है 400 वाट, और 200 वोल्ट
के स्रोत इसमें जोड़े जा रहे हैं, यानी V का मान यानी वोल्ट का मान भी दे दिया 220 वोल्ट। निकालना क्या है, प्रतिरोध R का मान निकालना है। तो शक्ति का एक पहले बात तो फॉर्मूला होता है, शक्ति का एक फॉर्मूला यानी पावर का एक फॉर्मूला होता है, P इज इक्वल टू क्या होता है आपका V स्क्वायर यानी वोल्ट का स्क्वायर बटे R यानी प्रतिरोध। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना होगा। तो जो वोल्ट का मान है वो कितना है, P इज इक्वल टू वोल्ट कितना दिया है 220 वोल्ट, यानी 220 वोल्ट का आप कर देंगे स्क्वायर बटे R की वैल्यू आपको नहीं पता है, R की वैल्यू आपको नहीं पता है। तो पहले इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगी, हमें चाहिए R, तो यहां से अगर R के लिए ये फॉर्मूला बनाए तो हो जाएगा क्या V स्क्वायर अपान P, क्योंकि हमें P का मान पता है। तो अब रखेंगे मान, तो R इज इक्वल टू V स्क्वायर क्या है 220 का स्क्वायर बटे P कितना है आपका 400 वाट। ठीक है, P आपका है 400 वाट। अब आपको कुछ नहीं करना है, 220 का स्क्वायर करना है और 400 से उसे भाग देना है। जो आंसर आएगा, या 220 का स्क्वायर करेंगे और 400 बटे में रहेगा ही, फिर उसको भाग करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपका प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन चाहे तो खुद कर दें, या इसे यहीं पे छोड़ दें, आप कमेंट में आंसर बता देंगे, या फिर हम इसे सॉल्व भी कर देते हैं। 220 का जब स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कितना 2 दूनी 4 और उसके बाद 4 और ये 8 हो जाएगा, फिर 4 0 0, क्योंकि एक 0 है इसका भी स्क्वायर होगा डबल 0 हो जाएगा। नीचे आपका 400 है ही, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, और ये 4 1 का 4 4 दूनी 8 4 1 का 4, यानी कि जो आपका प्रतिरोध का मान आया है, प्रतिरोध R इज इक्वल टू 121 ओम आ जाएगा। यही आपका प्रतिरोध R का मान हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, शक्ति का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जो कि वोल्ट का स्क्वायर बटे R यानी प्रतिरोध होता है। हमें चाहिए प्रतिरोध, तो प्रतिरोध के लिए इस फॉर्मूला को थोड़ा सा हम इसे मॉडिफाई कर देंगे, तो वोल्ट का स्क्वायर बटे शक्ति। तो वोल्ट क्या है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट का स्क्वायर करेंगे तो 4800 या 48,400, हाँ 48,400 आ जाएगा, जिसके बटे में 400 भाग दे देंगे तो आपका आ जाएगा 121 ओम, ये प्रतिरोध का मान हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वाले क्वेश्चंस लगते हैं। यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 दो क्वेश्चन आपको और बताना है, वो भी बता देते हैं। तो 10वां क्वेश्चन क्या है कि 100 वाट के दो विद्युत उपकरण प्रतिदिन कितने घंटे 6 घंटे काम में आते हैं। तो 30 दिन के लिए व्यय ऊर्जा जो होगी, व्यय ऊर्जा का मान आपको यूनिट में ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया क्या क्या है, सबसे पहले तो वाट दे दिया गया है, यानी वाट दिया है कितना 100 वाट, और वैद्युत उपकरण कितना है, उपकरण दे दिया है आपको 2 उपकरण, कितने घंटे डेली यूज में आ रहा है, तो 6 घंटे डेली से यूज किया जा रहा है। कितने दिन तक, तो 30 दिन तक। निकालना क्या है आपको, व्यय ऊर्जा यूनिट में, यानी व्यय ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। तो व्यय ऊर्जा का जो फॉर्मूला हो जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से, वो क्या होगा, जितनी भी वैल्यू दी गई है सबका आपको गुणा करके 1000 से भाग देना होगा। तो व्यय ऊर्जा क्या हो जाएगी, व्यय ऊर्जा इज इक्वल टू आपका पहले हो जाएगा वाट गुणे घंटे गुणे आपका कितना है उपकरण, और लास्ट में आपके जितने भी दिन है वो उसका भी आपको यहाँ पे गुणा करना होगा, और सबका भाग देंगे हम 1000 से। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा कि जितनी भी वैल्यूज दी होती हैं, जब आपको व्यय ऊर्जा निकालनी होगी तो जितना भी मान दिया होगा सबका गुणा करके 1000 से भाग दे देंगे। जैसे वाट दिया था 100 वाट, उपकरण कितने थे 2, कितने प्रतिदिन 6 घंटे यूज में आ रहे हैं और 30 दिन तक, तो यानी व्यय ऊर्जा का ये हमने फॉर्मूला बना लिया है। आप चाहे तो ये फॉर्मूला ही याद कर सकते हैं। अब व्यय ऊर्जा अगर निकालेंगे तो व्यय ऊर्जा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वाट कितना है 100 वाट गुणे घंटे कितने 6, उपकरण 2 और 30 दिन के लिए यूज किया जा रहा है, बटे आ जाएगा 1000। तो 0
सभी जीरो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका क्या 6 गुणे 2 गुणे 3, गुणा कर देंगे तो व्यय ऊर्जा का जो मान आएगा वो आ जाएगा, व्यय ऊर्जा का मान आएगा 6 दूनी 12, 12 36, 36 यूनिट। क्योंकि हमें आंसर यूनिट में निकालना था और ऊर्जा का मान जो व्यय या खर्च की गई ऊर्जा का मान होता है वो यूनिट में ही निकलता है, तो 36 यूनिट जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी व्यय ऊर्जा न पूछकर आपसे खर्च ऊर्जा पूछ लेता है। खर्च ऊर्जा का मतलब क्या है, व्यय ऊर्जा जितना ही आया है, जैसे 36 यूनिट आया है, तो जब आपको खर्च ऊर्जा पूछेगा तो आप खर्च ऊर्जा का एक फॉर्मूला होता है, या खर्च की गई जितनी भी लागत होगी, एक महीने में जितना भी बिजली का बिल आएगा या खर्च ऊर्जा जितना होगा वो क्या हो जाएगा, खर्च ऊर्जा के साथ हमेशा आप क्या करेंगे, यूनिट जो आएगा या कह सकते हैं व्यय ऊर्जा, व्यय ऊर्जा गुणे आपका रुपया, जितने भी रुपए दिए गए होंगे और जितना व्यय ऊर्जा, यानी व्यय ऊर्जा कितनी है 36 यूनिट। और मान लो कि कहा होता कि 5 रुपए प्रतिदिन या प्रतिदिन इसमें लगाया जाता है और 6 घंटे तक यूज किया जाता है, तो यहाँ पे आप क्या करते, व्यय ऊर्जा जो 36 आता है उसका गुणा 5 से कर देते, फिर जो मान आता वही आपका खर्च ऊर्जा के लिए मान आ जाता। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो अगर व्यय ऊर्जा पूछा तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे और व्यय ऊर्जा निकालेंगे, फिर व्यय ऊर्जा निकालने के बाद खर्च ऊर्जा अगर पूछेगा तो आपको जितना भी रुपए इस क्वेश्चन में कहा होगा उतने रुपए से गुणा कर देना होगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11वां और इस वीडियो का या इस चैप्टर का आखिरी न्यूमेरिकल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11वां जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धारिता वाले यानी कि चैप्टर नंबर 2 में ऐसा 2 क्वेश्चन हमने करा रखा था। उसमें क्या होता था कि जब धारिता दी होती थी तो हम पहले इस फिगर को तोड़ के समांतर क्रम में करते थे, यानी सबको एक समान कर देते थे। जैसे ऊपर वाला जो है ये कोई एक सीधी रेखा रही होगी, ये कोई एक ऐसे सीधा प्रतिरोध जोड़ा होगा। अब इसको बीच से तोड़कर इसको ऐसे मोड़ दिया जाए तो ये अब कैसा बन गया, यही आपका इस तरह से प्रतिरोध बन गया। देखो सीधा प्रतिरोध था 5 ओम का, 5 ओम का, इसको बीच से तोड़ के ऐसे अगर जोड़ दिया जाए तो ये इस तरह से बन जाएगा, जो कि आपका 5 और 5 ओम हो जाता है। तो यानी कि पहले ये था समांतर क्रम में, फिर इसको श्रेणी क्रम में करके इसमें फिगर में जोड़ दिया गया है। अब हमको यही फिर से समांतर क्रम में बनाना है, तो पहले हम ऊपर वाला डायग्राम लेंगे। क्या लेंगे कि 5 ओम और 5 ओम के लिए पहले ऊपर वाला जो इस तरह से डायग्राम है, ये आपका इस तरह से जो डायग्राम है, इस डायग्राम के लिए पहले लेते हैं। तो ये आपका श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, और प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ता है तो धारिता में हम क्या करते थे, 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2 करते थे। लेकिन प्रतिरोध में उल्टा हो जाएगा, प्रतिरोध में क्या होगा, 1 नहीं होगा बल्कि आपका हो जाएगा R इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो हमें लेना होगा क्या 5 ओम तथा 5 ओम, ये दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में है। अब चूंकि प्रतिरोध है और प्रतिरोध के लिए श्रेणी क्रम का जो फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है, प्रतिरोध के लिए जो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला है वो चेंज हो जाता है। धारिता के लिए तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते थे 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2, श्रेणी क्रम के लिए। धारिता जब श्रेणी क्रम में होती थी तो ये फॉर्मूला लगता था। वही अगर धारिता समांतर क्रम में होती थी तो c इक्वल टू c1 प्लस c2 लगा देते थे। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जब भी प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होगा तो हम क्या कर देंगे, R बराबर R1 प्लस R2 कर देंगे, और जब प्रतिरोध समांतर क्रम में होगा तो 1/R1 बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 ओम तथा 5 ओम जो ये श्रेणी क्रम में है, इस फिगर के लिए अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, क्योंकि दो ही वैल्यू दी गई है 5 ओम और 5 ओम, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 प्लस 5, यानी R इज इक्वल टू आ गया आपका 10 ओम। अब जो ये फिगर है, ये जो इस तरह से फिगर है, अब ये फिगर कैसे हो जाएगा, यही अगर देखें मिटाकर तो ये फिगर जो इस तरह से है, पहले यहां तक इस फिगर का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, कर लिया। अब इस फिगर को हम इरेज करते हैं।
चूंकि हम इसको सॉल्व कर चुके हैं तो ये जो आपका हो जाएगा ये एक सीधा यानी कि एक प्रतिरोध का फिगर बन जाएगा। पहले दो प्रतिरोध का था 5-5 ओम, अब हमने निकाल लिया है आर का मान उन दोनों समांतर श्रेणी, उन दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े जो प्रतिरोध थे 5 ओम और 5 ओम, उनके बीच का जो प्रतिरोध है वो कितना है 10 ओम। तो ये आपका एक सीधी रेखा या समांतर क्रम में बन गया। हमको क्या करना है, समांतर क्रम में ही सबको तोड़ के बनाना है। तो ये जो ऊपर दो प्रतिरोध थे, एक प्रतिरोध हो गया जो कि कितना है 10 ओम। अब क्या लेंगे, अब हम लेंगे इस 10 ओम और 5 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में है। देखो एक दूसरे के समांतर क्रम में है और अलग अलग तारों से जुड़े हुए हैं, एक ही तार को मोड़ के लिए बनाया गया है। ये ऊपर वाला तार अलग है, नीचे वाला तार अलग है। तो अब 5 और 10 के लिए लेते हैं, तो क्या लिखेंगे कि 10 ओम तथा 5 ओम जो कि किसमें जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में हैं। अब अगर धारिता समांतर क्रम में होती तो हम लगाते क्या, धारिता समांतर क्रम में होती तो हम C1 प्लस C2 लगा देते, लेकिन यहाँ पे प्रतिरोध है तो क्या लगेगा समांतर क्रम के लिए 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा, R1 का मान कितना है 1/10 प्लस 1/5। एलसीएम लेंगे तो क्या एलसीएम आएगा 1/R इज इक्वल टू 10 बड़ा है तो 10 को एलसीएम ले लेते हैं, 10 एका 10 और 5 दूनी 10, यानी कि 1/R इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 3/10। ठीक है, 3/10 आ जाएगा। अब हम इसे अगर क्या करेंगे, अब हम इसे अगर, चूंकि हमको चाहिए क्या, प्रतिरोध चाहिए, प्रतिरोध R का मान चाहिए और ये क्या है 1/R है, तो इसको अगर हम R के लिए लेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी 10 ऊपर चला जाएगा और 3 आपका नीचे आ जाएगा। तो 10/3 ओम आपका सेकेंड प्रतिरोध का मान निकल गया, जो कि हमने इस समांतर क्रम के लिए लिया था। समांतर क्रम कौन सा है, ये जो आपका ऐसे डायग्राम है, ये जो आपका ऐसे डायग्राम है 10 ओम और 5 ओम, इसके लिए जो R का वैल्यू आया है वो 10/3 ओम आ गया है। अभी हमको और इसको सॉल्व करना होगा। अब हम क्या करेंगे, पहले तो हमने 5 + 5 के लिए निकाला 10 ओम आया, फिर 10 और 5 के लिए निकाला तो 10/3 ओम आया है। अब हमें क्या चाहिए, A व B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ तक स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम A और B के बीच का जो तुल्य प्रतिरोध होगा उसे निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध निकालने से पहले इस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज होगा। अभी इसमें दो समांतर क्रम के तार जुड़े हुए हैं। अगर हम ये जो हमने इन दोनों समांतर क्रम तारों के लिए R का वैल्यू रखा है, निकाला है, अगर उसको भी डायग्राम में दर्शाएं तो क्या होगा, ये आपका सेकेंड डायग्राम है जो कि हमने R की वैल्यू भी निकाली है, हमने रखी नहीं है। अब अगर R का मान रख देंगे तो ये जो डायग्राम है जो कि दो अभी था, दो इसमें प्रतिरोध जुड़े थे, अब इसमें खाली एक प्रतिरोध हो जाएगा जो कि कितना हो जाएगा 10/3 ओम का प्रतिरोध हो जाएगा। यानी पहले 10 था और 5 था, तो 10 और 5 के बीच जब समांतर क्रम में हमने फॉर्मूला लगाया तो उसका बीच का जो प्रतिरोध आया 10/3, यानी दो समांतर प्रतिरोध जो थे वो हट के खाली एक प्रतिरोध हो जाएगा और ये 10/3 हो जाएगा। अब हमें इसी के लिए, इस डायग्राम के लिए A और B बिंदु के बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो अब ये डायग्राम कैसे चेंज होगा, अब अगर ये जो तार है जो हमने मोड़ के श्रेणी क्रम में किया है, इस तार को पूरी तरह से खोल दिया जाए तो ये जो फिगर बन जाएगा, कैसे बन जाएगा, यही फिगर जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी अभी तो एक ही तार है, उसको हमने टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के A और B पॉइंट बना दिया है, एक ही तार है, उसको हमने मोड़ के श्रेणी क्रम में जोड़ा है। अब अगर तार को खोल दें, यानी ये तार का A पॉइंट हो गया, इसको खोलने पर ये आपके तार के B पॉइंट हो गए। ठीक है, तार का A पॉइंट और इधर आपका B पॉइंट, यानी तार जो टेढ़ा मेढ़ा मोड़ के श्रेणी क्रम में किया गया है, अगर हम A और B के बीच का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो ये डायग्राम भी खुल जाएगा इस तरह से, और आपका पहले हो जाएगा क्या 10/3 ओम, 10/3 ओम, और दूसरा आपका 5 ओम है और तीसरा भी आपका 5 ओम है। अब जब दोनों के बीच का प्रतिरोध निकालेंगे तो तीनों प्रतिरोध को जोड़ देंगे,
तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। उम्मीद है डायग्राम जो हमने तोड़ तोड़ के आपको बताया है तो समझ में आ गया होगा। तो ए और बी के बीच का जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो तीनों प्रतिरोध जोड़ देंगे। डायग्राम उधर अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर से बना देते हैं। इधर ए पॉइंट है, फिर एक प्रतिरोध जो कि आपका 10/3 ओम है, फिर सेकेंड प्रतिरोध जो कि आपका 5 ओम है, फिर थर्ड प्रतिरोध जो कि आपका 5 ओम है। अब हमने कहा कि ये एक ही तार है ए और बी, जिसको हमने मोड़ा है, उसको खोल देंगे तो वो इस तरह से डायग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/3 प्लस का 5 ओम और प्लस का 5 ओम। बस अब आपको इसी को सॉल्व करना है। तो R इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 और ये 5 ओम क्या हो जाएगा, 10 ओम बटे का 3। फिर R इक्वल टू आ जाएगा आपका क्या, R इक्वल टू आपका आ जाएगा, ये क्या होगा, जुड़ेगा तो 10 20 होना चाहिए, लेकिन ये जब जाके इससे जुड़ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा और यही आपका ओम आ जाएगा। क्योंकि इसके बटे 1 है, तिर्यक गुणा करेंगे तो ये 3 इधर चला जाएगा, तो 3 और 10 40/3 ओम। ये आपका हो जाएगा इस डायग्राम बेस का जो क्वेश्चन था उसका प्रतिरोध, यानी 40/3 ओम जो है वो ए और बी बिंदु के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। उम्मीद है ये वीडियो जो थी आपकी लगभग 1-1.5 घंटे की वीडियो या शायद 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो, वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि और भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस के, वैसे तो वीडियो डाल ही दिए हैं, जो निगमन के वीडियोस आ रहे हैं या जो चैप्टर वाइज केमिस्ट्री के टॉपिक्स आ रहे हैं वो आपको मिलती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर देंगे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। अपना कमेंट या डाउट आप यहाँ पे या हमारे टेलीग्राम चैनल जानकारी नीट की, वहां पे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी मजेदार टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।